नमस्ते बच्चों। आज अपन YouTube चैनल पे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन में समावयवता। बात अपन करते हैं समावयवता क्या होती है, यानी ऐसे अणु जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन या तो उनकी संरचना में भिन्नता होती है या उनके त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता पाई जाती है और उस भिन्न भिन्न रूप के कारण जो घटना उत्पन्न होती है उसे हम समावयवता कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्केन में समावयवता की। तो एल्केन में अगर अपन देखें तो दो प्रकार की समावयवता एल्केन प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी? एक तो ये प्रदर्शित करता है संरचना समावयवता। संरचना समावयवता अपन देखेंगे कैसे समावयवता, और दूसरी जो है वो ये करता है त्रिविमीय समावयवता। देखते हैं अपन संरचना समावयवता ये किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। संरचना का मतलब हुआ कि इसके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन इनकी संरचना में भिन्नता हो। तो संरचना में एल्केन जो होते हैं वो केवल दो प्रकार की संरचना समावयवता ही प्रदर्शित करते हैं। एक तो होती है श्रृंखला समावयवता और दूसरी होती है स्थिति समावयवता। यानी एल्केन जो होते हैं वो श्रृंखला समावयवता के साथ साथ स्थिति समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। त्रिविमीय समावयवता कैसे प्रदर्शित करते हैं? अपन बात करें एथेन की, ब्यूटेन की, हेक्सेन की, उनमें क्या होता है त्रिविमीय समावयवता। यानी त्रिविमीय समावयवता भी फिर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। अभिविन्यासी समावयवता कह देते हैं, दूसरी प्रकार की जो होती है वो सरूपण समावयवता होती है। तो त्रिविमीय में ये सरूपण समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस अध्याय में इसकी श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और सरूपण समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बच्चों पढ़ते हैं श्रृंखला समावयवता क्या होती है और ये किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अपन देखते हैं एल्केन में समावयवता, श्रृंखला और स्थिति समावयवता की। अपन एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन जो होता है उसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। ब्यूटेन जो है ये देखिए कितने समावयवी रूप प्रदर्शित करेगा। तो इसको अगर अपन देखें एक रूप में तो पहले अपन क्या करें, क्योंकि श्रृंखला है इसकी एक 4 कार्बन की श्रृंखला बना देते हैं और बचे हुए पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक तो इस प्रकार की इसकी संरचना बन सकती है। दूसरा अगर अपन देखें इसमें अपन कार्बन को 3 और एक कार्बन को यहां लगा देते हैं। अब अपन देखते हैं ये इसकी संरचना, यानी इसके दो भिन्न भिन्न रूप संभव हैं, इसके अलावा और कोई रूप इसका संभव नहीं है। तो ये ब्यूटेन जो होता है वो दो प्रकार के समावयवी इसके पाए जाते हैं। एक को तो अपन कहते हैं एन ब्यूटेन और दूसरा जो होता है वो कहलाता है आइसोब्यूटेन। इसको अपन आइसोब्यूटेन कहते हैं। इस प्रकार भी अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे ये अपन ने एन ब्यूटेन लिखा है, एन ब्यूटेन को अपन CH3, CH2, CH2 और CH3 ये कहलाता है एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को अपन इस प्रकार लिखते हैं CH3, CH, CH3 और CH3। अगर अपन इनके IUPAC नाम देखें तो क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, सीधी एक श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी इस पर उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम हो गया सिंपल ब्यूटेन। इसका नाम अपन देखें तो पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का, जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर अपन इसका अंकन करेंगे प्रतिस्थापी को देखते हुए। तो अंकन चाहे अपन इस कार्बन से करें चाहे इस सिरे से करें, दोनों ओर से प्रतिस्थापी पर अंकन जो होता है वो समान स्थिति पर आता है। तो ऐसी स्थिति में अपन इसका अंकन 1, 2 और 3 इस प्रकार से कर देते हैं। क्योंकि दूसरे पर प्रतिस्थापी है, कौन सा है, मैथिल है, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मैथिल। और क्योंकि जनक कार्बन जो है, श्रृंखला जो है उसमें 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, यानी 2 मैथिल प्रोपेन। इस प्रकार से ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव होते हैं।
अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का। देखते हैं पेंटेन में कौन कौन सी समावेश संभव होते हैं। पेंटेन का सूत्र हमें पता ही है, क्या होता है, C5H12, यानी कार्बन जब 5 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक होते हैं। अपन बात करते हैं पेंटेन की। पेंटेन में देखते हैं पेंटेन के 3 समावेश संभव होते हैं श्रृंखला के रूप में। पहला देखते हैं, एक होता है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। क्योंकि एक सीधी श्रृंखला है कार्बन की, इसलिए इसको अपन कहते हैं एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। दूसरा इसका रूप क्या बनेगा, CH3 अगर अपन एक कार्बन को यहाँ प्रतिस्थापित कर दें तो CH3, CH2 और CH3, इसको अपन कहते हैं आइसोपेंटेन, यानी इन दोनों में हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या समान है, केवल इनकी श्रृंखला में अंतर है। इसकी एक श्रृंखला में 5 कार्बन है, इसकी एक श्रृंखला में 4 कार्बन है। और अपन इसका तीसरा जो रूप देखते हैं उसमें देखते हैं, अगर अपन एक कार्बन को और प्रतिस्थापित कर देते हैं तो अपन देखेंगे कि इस पर इसकी श्रृंखला में 3 कार्बन रह जाते हैं। इसको अपन कहते हैं नियोपेंटेन। ये हो गया नियोपेंटेन। तो इस प्रकार से पेंटेन के 3 समावेशी संभव होते हैं। फिर अपन देखते हैं हेक्सेन में कि हेक्सेन के कितने समावेशी संभव होते हैं। देखिए अपन हेक्सेन में पढ़ते हैं समावेशी, तो अपन देखते हैं कि हेक्सेन में कुल 5 समावेशी संभव होते हैं। कौन कौन से अपन देखें, 2 तो होते हैं पेंटेन के स्थिति समावेशी और 2 ही होते हैं ब्यूटेन के नाम के स्थिति समावेशी और 1 होता है श्रृंखला में। तो इस तरह से इसमें टोटल 5 समावेशी संभव होते हैं। एक अपन देखते हैं एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है ये। दूसरा, अगर अपन एक कार्बन को प्रतिस्थापित कर दें तो हमें ये रूप प्राप्त होगा, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पर है मैथिल समूह, 2 मैथिल पेंटेन है। इसमें 5 कार्बन है एक श्रृंखला में। इसी की अगर अपन स्थिति बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पर है, ये 3 पर आ गया, 1 2 3 4 5, तीसरे पर, यानी केवल स्थिति बदल गई इस मैथिल समूह की। यहाँ दूसरे कार्बन पर था, यहाँ तीसरे पर आ गया, तो ये आपस में स्थिति समावेशी है। ये है 3 मैथिल पेंटेन। फिर अपन यहाँ देखते हैं एक कार्बन को अपन और प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो ये 2 और 3, 2 पर 2 मैथिल समूह हैं, इसलिए इसका नाम हो गया 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। इसमें भी एक श्रृंखला में 4 कार्बन है, इसमें भी एक श्रृंखला में 4 कार्बन है, और इसमें भी एक CH3 इधर आ गया, तो ये ऐसे बन गया। इसलिए अपन ये भी क्या है, एक दूसरे के स्थान समावेशी या स्थिति समावेशी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हेक्सेन में कुल 5 समावेशी संभव होते हैं, जिनमें से पेंटेन के और ब्यूटेन के 2-2 स्थान समावेशी पाए जाते हैं, यानी इसका मतलब ये स्थिति समावेशिता भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एल्केन में दूसरी प्रकार की समावेशिता जो होती है सरूपण समावेशिता। हम देखते हैं एथेन में सरूपण समावेशिता, हम दूसरी वाली समावेशिता की बात कर रहे हैं। सरूपण समावेशिता क्या होती है, इसको अपन समझते हैं पहले। इस प्रकार की समावेशिता का अर्थ ये होता है कि जब इन यौगिकों में, ऐसे कार्बनिक यौगिकों में जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, उस एकल बंध पर दोनों कार्बन जो होते हैं वो मुक्त रूप से घूर्णन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो क्योंकि इनके पास बहुत ही कम ऊर्जा में ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं, तो जैसे ही घूमते हैं तो इनके भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं, जिससे समावेशिता उत्पन्न हो जाती है। इस समावेशिता में समावेशी कमरे के ताप पर ही इतनी शीघ्रता से अंतर परिवर्तित होते हैं कि उनके अस्तित्व को पहचानना संभव नहीं होता, लेकिन बहुत ही न्यून ताप पर हम इनके अलग अलग रूपों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अपन देखते हैं, बात करते हैं एथेन की में सरूपण समावेशिता की। एथेन क्या होता है, एथेन का अणुसूत्र जो होता है वो C2H6 होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और ये दोनों कार्बन जो हैं आपस में एकल बंध, जो कि एक सिग्मा प्रकार का बंध होता है, उससे जुड़े रहते हैं। जब ये कार्बन आपस में इस सिग्मा बंध पर
घूर्णन करते हैं, मुक्त घूर्णन करते हैं, तो इनके परमाणु जो हैं इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं उनकी अंतरिक्ष में अभिविन्यास बदल जाता है। इससे भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के इसमें रूप प्राप्त होते हैं, ग्रसित रूप, सांतरित रूप और एक विषम तलीय। लेकिन हम यहाँ केवल मुख्य रूप से 2 ही रूपों का वर्णन करेंगे, एक ग्रसित रूप और दूसरा सांतरित रूप। देखो कैसे अपन इसको बताते हैं। इनको बताने की 2 विधियां हैं कि ग्रसित कब होता है और सांतरित कब होता है। तो बताने की 2 विधियों में एक तो विधि है स्वाहार्स प्रक्षेपण सूत्र विधि, दूसरी कहलाती है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र विधि। इस विधि को समझने के लिए अपन एक मॉडल की सहायता से इसे समझते हैं। ये एक मॉडल है, इसमें एक कार्बन और दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन जो हैं ये एकल बंध से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। होता क्या है कि जब एक कार्बन को स्थिर रखते हुए हम दूसरे कार्बन को घुमाते हैं तो इसकी भिन्न भिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं और उससे इसके अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं, जिससे अलग अलग समायोगी प्राप्त हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने होते हैं, या हम कहें कि ये बिल्कुल इसके नज़दीक कह सकते हैं, जब ये आपस में पास पास होते हैं तो इस रूप को अपन कहते हैं इसके ग्रसित रूप। यहाँ देखिए आप, जैसे ये एक कार्बन है, दोनों कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन एक और हैं, नीचे के दोनों हाइड्रोजन एक और हैं, आपस में पास पास हैं, इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए इनकी ऊर्जा अधिक होती है और ये कम स्थायी होते हैं। ये रूप कहलाता है इसका ग्रसित रूप। अगर मैं इस कार्बन को दूसरे कार्बन को स्थिर रखते हुए इसको 60 डिग्री के कोण पर घुमा देता हूँ, देखिए इस तरह से घुमा देता हूँ, तो इसका रूप जो है बदल जाता है और ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में यानी अधिकतम दूरी पर आ जाते हैं। इस प्रकार से जैसे कि देखो यहाँ हुआ है, ये जो होते हैं ये अधिकतम दूरी पर आ गए और हमें जो रूप प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सांतरित रूप। इसमें क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन की अधिकतम दूरी पर होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं ग्रसित रूप से। इसी प्रकार से हम दूसरा मॉडल के रूप में देखते हैं, इसको समझते हैं जो है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। इसने भी एथेन को समझाने का एक तरीका बताया, इसने एक विधि अपनाई। इसमें क्या किया, एक बिंदु के रूप में जो इसने काम में लिया वो अग्र कार्बन होता है और पीछे के कार्बन को यानी दूसरा जो कार्बन है उसको बड़े गोले के रूप में दिखाया। आगे वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, पीछे वाले जो कार्बन है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन को डॉट के माध्यम से दर्शाया गया। तो देखते हैं इस मॉडल की सहायता से अपन इसको समझते हैं। ये एक आगे का कार्बन है जिस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये पीछे का कार्बन है जिसको हमने बड़े गोले के रूप में लिया है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। जब ये एक कार्बन को स्थिर रखते हुए पीछे के कार्बन को दूसरे कार्बन को अपन घुमाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होंगे। देखते हैं जब ये दोनों हाइड्रोजन एक ही सीध में हैं, यानी देखो एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एक सीध में है, पास पास है, वैसे दूर हैं लेकिन ये पास पास हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसे हम कहते हैं इसका ग्रसित रूप। जब मैं इसको 60 डिग्री के कोण पे घुमा देता हूँ, मैंने इसको घुमाया, देखिए आप 60 डिग्री के कोण पे इसको मैंने जब घुमाया तो हमें ये रूप प्राप्त हो गया। देखिए बिल्कुल, इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो अधिकतम दूरी पर आ गए और इनमें क्योंकि अधिकतम दूरी पर है प्रतिकर्षण कम होता है, अधिक स्थायी होते हैं और कम ऊर्जा वाले होते हैं। इस प्रकार एथेन में अगर और भी घुमाऊं तो अलग भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है जो कि विषम तलीय प्रकार की संरचना होती हैं, लेकिन हम यहाँ कोर्स में केवल ग्रसित और सांतरित की बात करेंगे। तो आमने सामने ग्रसित रूप, अधिकतम दूरी पर सांतरित रूप, इस प्रकार से हम एथेन में सरूपण समायोगिता को समझा सकते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है वो अपन अगले YouTube चैनल पर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे अगले YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और अगला इसके टॉपिक को देखें। धन्यवाद।